हाय गाइस, जय हिंद। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कवर किया था जिसका नाम था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ाने के साथ साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और साथ में ये बताया था कि भाई ये जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन में दी गई है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी सेकंड नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है, चलिए लिख देता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए भैया, सबसे पहले हम लोगों को एक जनरल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए बेटा, और वो रिलेशन क्या है। ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाया, मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल एक लिक्विड की। इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर बनेगी और उस वेपर का खुद का एक प्रेशर होगा। तो देखिए, एक लिक्विड को गर्म करने पर उसके पार्टिकल वेपर में चेंज होते हैं जिसके कारण होता है उसका वेपर प्रेशर। यदि अगर आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड बॉईल होने लग जाता है, जिस टेम्परेचर पर बॉईल होता है वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ठीक इसी तरह से यदि लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड एक टेम्परेचर पर आकर फ्रीज हो जाता है जो कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये तीन चीजें बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई लिक्विड जमता है तो उसकी वेपर प्रेशर के कारण जमता है, फ्रीज होता है, और कोई लिक्विड अगर बॉईल होता है तो उसके वेपर प्रेशर के कारण ही बॉईल होता है। और इन तीनों क्वांटिटी में किसी भी लिक्विड के लिए क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों क्वांटिटी में हमेशा उल्टा का रिलेशन होता है। उल्टे का रिलेशन होता है मतलब यदि अगर वेपर प्रेशर कम होगा, जैसा कि कम होता है हमारे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में। और यही कारण है कि वेपर प्रेशर में कमी होती है तो आप पढ़ते हो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और चूंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब एलिवेट हो जाता है। इसी कारण हम इसको पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमको पता है जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, गिर जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। इसी कारण हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के अंदर इस बात का एक जनरल आइडिया अपने दिमाग में सेट करके रखें कि अगर किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। मतलब जैसा जैसा वेपर प्रेशर वेरी करेगा वैसा कि वैसा फ्रीजिंग पॉइंट वेरी करेगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ठीक उल्टा वेरी करेगा। यहाँ तक बात अगर आप लोगों को आती है समझ में, तो अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की कि भैया कैसे वेपर प्रेशर के कारण बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है। तो देखिए, आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, सॉरी, आप लोगों ने अभी तक बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, यही पढ़ी है कि भाई जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो एक जो लिक्विड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉईल होने लगता है और उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा हो क्या जाता है कि लिक्विड बॉईल होने लग जाता है। तो देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट की एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन रीजन के साथ। ये डेफिनेशन आपको रीजन भी बताती है। कैसे बताती है, तो देखिए भाई, ये है आपका लिक्विड और लिक्विड के अंदर इस तरीके से लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ध्यान से देखिए, आप जब इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो यही लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है। लेकिन कैसे बॉईल होने लग जाता है, तो देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आप यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर एक थर्मामीटर इस तरीके से लगा लीजिए। थर्मामीटर के ऊपर इस तरीके से नंबरिंग होगी ताकि वो आपको आपके लिक्विड का टेम्परेचर बताते रहे। होता क्या है बेटा,
जितने भी लिक्विड को आप गर्म करते हो तो सभी लिक्विड के ऊपर एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं 1 atm या फिर बोल देते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। खैर अभी तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 atm। ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ये सभी जगह पर लगभग समान ही होता है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, ध्यान से देखेंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 10 है। कितना है? 10 है। मतलब एटमॉस्फेयर किसी के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्टिकल का प्रेशर लगा रहा है। अब देखिए बॉयल लिक्विड होता कैसे। जैसे ही आप लिक्विड को बॉयल करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल वेपर में चेंज होते हैं और ये वेपर के पार्टिकल ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाते हैं जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जैसे जैसे हम लोग हीट को सप्लाई करते जाते हैं वेपर के पार्टिकल बढ़ते जाते हैं, फिर दूसरा पार्टिकल बढ़ा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और जैसे ही 10वां पार्टिकल, मतलब हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हमारा लिक्विड शुरू कर देता है बॉयल होना। तब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन इस तरह से बनाते हैं कि भाई थर्मामीटर का ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वह लिक्विड क्या हो जाता है? बॉयल होने लग जाता है। इसका मतलब है कि बॉयल होने के लिए लिक्विड का वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने तो सॉल्यूशन में क्या देखा कि भाई वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमें इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर करने के लिए और हीट देना पड़ेगी। तो हमारा लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई? देखिए अभी मान लेते हैं हम लोग कि वाटर को मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे वाटर की वेपर जो है एटमॉस्फेयर, वाटर की जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री। अब एक छोटा सा नॉर्मल सा डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल बेटा, आपके घर में जब पानी उबल रहा हो तो उस उबलते हुए पानी के अंदर सिर्फ आपने 1 चम्मच शक्कर डाल के देखना। शक्कर क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही आप शक्कर डालते हो आपका लिक्विड बॉईल होना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि जैसे ही शक्कर डालते हैं तो शक्कर क्या कर देती है? उसके वेपर प्रेशर को कम कर देती है। शक्कर के पार्टिकल क्या कर देते हैं? वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होता है और घट जाता है तो वो एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं रह पाता और हमारा लिक्विड बॉईल नहीं होता। अब इस वेपर प्रेशर को वापस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर करने के लिए हमको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये 2 पार्टिकल फिर वापस क्या हो जाते हैं, जो कि कम हो गए थे, वापस वेपर में चेंज हो जाते हैं और हमारा लिक्विड वापस बॉयल होने लगता है। बट टेम्परेचर इस बार बढ़ जाता है और इस बार 100 से ज़्यादा मान लेते हैं, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हुई और हमारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। लेकिन इस बार लिक्विड नहीं था बेटा, क्या था? सॉल्यूशन था। तब हम क्या बोलते हैं कि भाई फाइनली हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? अब बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उसके वेपर प्रेशर को डाउन कर दिया। अब वापस उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना था तो फिर वेपर प्रेशर काहे से बढ़ेगा बेटा? टेम्परेचर से बढ़ेगा। तो हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और इसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हैं, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। चलिए देखिए भाई, अगर लॉजिक समझ में आ गया है आप लोगों के
तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा पॉज कीजिए, वीडियो को शांति से सोचिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उन चीज़ों को इमेजिनेशन कीजिए, और इमेजिनेशन करेंगे तो ये जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पूरा की पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम सबसे पहले ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। देखिए भाई, आपकी बुक में एक ग्राफ दिया है, मैं आपको 2 ग्राफ बना के बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से बता सकूँ। देखिए राहुल ने हमको एक बात बता दी थी भाई, और राहुल भाई साहब ने हमको एक बात ये बता दी थी। सबसे पहले मैं 2 ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। एक इधर बना लेते हैं और ऐसा करते हैं कि एक इधर बना लेते हैं। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल बने। इस ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर और इधर हम ले लेते हैं प्रेशर, फिर चाहे वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो बेटा या फिर हमारे लिक्विड का प्रेशर हो। अब देखिए जरा इसको एक बार अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ के देखिए, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने क्या करा, ये था आपका सॉल्वेंट, ये थे आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले इस प्योर सॉल्वेंट को हम लोग गर्म करते हैं। अब उसके पहले हमें पता है कि किसी भी जगह पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा फिक्स होता है, जो भी होगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारी प्रेशर की इस लाइन पे उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो हम सपोज करते हैं कि उसकी वैल्यू यहाँ पर लाई कर दी, मतलब एटमॉस्फेयर का ये वाला प्रेशर तो बदलना नहीं है। तो मैंने दोनों ग्राफ पे ये वाली लाइन बिल्कुल देखिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हमेशा फिक्स होता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए एक ही बार समझना आपको, उसके बाद आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में बात नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर कम पार्टिकल लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है यार बार बार बनाने में। 3 और 3 6 पार्टिकल हैं, ठीक है। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। इस प्योर सॉल्वेंट को जब आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर जो होता है P0A, ये P0A कितना हो जाता है, मान लेते हैं कि 10, क्योंकि हम लोगों ने उधर भी लिया ही है तो आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे। सॉरी 8, कितना है 8। और जैसे ही इसे गर्म करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब देखिए राउल्ट ने क्या बोला था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा बेटा। तो हमने क्या करा, इस लिक्विड को गर्म करना शुरू करा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, और फाइनली किसी एक टेम्परेचर पर, मान लेते हैं कि ये T1 टेम्परेचर, फाइनली किसी एक टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया। और जैसे ही एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हुआ तो हमारा ये लिक्विड क्या करने लग जाएगा भाई, बॉईल करने लग जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि भाई आपका जो T1 टेम्परेचर जो है वो आपके प्योर लिक्विड का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है। अब करते क्या हैं हम लोग करते हैं इस लिक्विड के अंदर हम क्या कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी टेम्परेचर पर अभी इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और कम होकर मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर अब इसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर था, आपका प्योर सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था, अब इसी टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। इतनी कमी हुई वेपर प्रेशर में,
और वेपर प्रेशर में होने वाली इसी कमी को आप क्या बोलते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही बोलते हो ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जिसको आप किसके बराबर बोलते हो, एक्स बी के। वेपर प्रेशर में इतनी कमी होगी। अब आपका लिक्विड आपका जो बना हुआ सॉल्यूशन है वो T1 टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होगा। इसे बॉईल करने के लिए इसके इस वेपर प्रेशर को फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और माना कि जैसे ही अब हम इसका क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर से इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते T2 टेम्परेचर, इस T2 टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर फिर से एटमॉस्फेयर के प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अब T2 टेम्परेचर क्या हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जबकि ये किसका था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया, T2 इज ग्रेटर देन T1, और इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपकी बुक में इन दोनों ग्राफ को मर्ज करके एक ही ग्राफ बना दिया है, इस कारण इस ग्राफ को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने दोनों ग्राफ को सेपरेट कर दिया ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। सबसे पहले इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा भाई, हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जितना जब इसका वेपर प्रेशर इतना डाउन हुआ था, जिसको आपने क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जितनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, वेपर प्रेशर जितना कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो अब ये क्वांटिटी कौन सी हो गई बेटा, ये क्वांटिटी हो गई T2 माइनस T1, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला चेंज, एलिवेशन। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी बी लिख सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ताकि आप पहचान सकें। तो यहाँ से मुझे दो क्वांटिटी पता चली भाई कि जितना किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जितनी भी लोअरिंग होगी, रिलेटिव लोअरिंग जितनी भी होगी, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब मैं चाहूँ तो इन दोनों क्वांटिटी को एक दूसरे से रिलेट कर सकता हूँ। आप खुद देखिए, इतना वेपर प्रेशर कम हुआ तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होता तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता। मतलब यहाँ पर यदि अगर मैं बात करूँ कि वेपर प्रेशर अगर 4 कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। वेपर प्रेशर अगर 5 कम होता तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता, 5, ठीक है। तो देखिए इनके नंबर में कैसा रिलेशन चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये 4 कम होगा तो ये 4 बढ़ जाएगा, ये 5 कम होगा तो ये 5 बढ़ जाएगा, ये 10 कम हो गया तो ये 10 बढ़ जाएगा। और बस इसी रिलेशन का यूज़ करके हम इसका बच्चों वाला डेरिवेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। इस हिस्से को हटा देते हैं। देखिए कितना आसान है इसका डेरिवेशन। हम लोगों ने ग्राफ से एक कंक्लूजन निकाल लिया भाई, और वो कंक्लूजन क्या था, वो कंक्लूजन ये था, किसी भी लिक्विड का T2 माइनस T1 बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। T2 माइनस T1 किसकी बात चल रही है, बॉइलिंग पॉइंट की। हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन। तो T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा T है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात चल रही है इसलिए B कर देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो लगेगा एक कांस्टेंट, चलो भाई K लगा दिया। रिलेटिव लोअरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रिलेटिव लोअरिंग राउल्ट के हिसाब से किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो मैं क्या इसकी जगह पर x भी लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए बस हमारा काम शुरू। अगर आप लोगों को पुराने लेक्चर थोड़े बहुत भी ध्यान है तो बताइए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसका फार्मूला क्या था बेटा? एक्स बी का फार्मूला था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। हम यदि अगर ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करें जो बहुत डाइल्यूट हो, डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूट की बहुत कम क्वांटिटी डिसॉल्व करी, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ना के बराबर हो, तो हम इन दो में से केवल ये मान सकते हैं कि भाई सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम NB को बहुत बहुत छोटा मान के नेगलेक्ट कर सकते हैं Na के रिस्पेक्ट में, और जैसे रिस्पेक्ट में अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारा XB की जगह पर क्या हम NB अपॉन Na लिख सकते हैं बेटा? और अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए K इंटू NB अपॉन Na। ध्यान से देखिए बेटा, अब आप लोगों को ये भी पता है कि NB और Na के फार्मूले क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चरों में बहुत बात करी इनके बारे में। WB अपॉन MB एंड Na इज इक्वल टू क्या होता है? WA अपॉन MA। दोनों की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या रिलेशन निकल के सामने आता है हमारे सामने, K। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WB। करना कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है बेटा। देखिए WB क्या है? ठीक है, क्वांटिटी वाला वेट सॉल्यूट का है। MB क्या है? सॉल्यूट के फार्मूले को देखकर निकाला हुआ वेट। MA क्या है? सॉल्वेंट के फार्मूले को देख के निकाला हुआ वेट। ये M हमेशा फिक्स होता है और W हमेशा क्या होता है बेटा? बदलता रहता है, क्योंकि वो क्वांटिटी वाला वेट है। तो मैं सॉल्वेंट के इस फिक्स वेट को इधर ले आता हूं और K के साथ थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूं। क्यों सेपरेट कर रहा हूं? इसका देखिए रीजन क्या बच गया था? WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन W, सॉरी यहां पे WA आएगा बेटा, WA। अब जरा इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए। K कांस्टेंट है, Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा फार्मूले के हिसाब से, चाहे आप वाटर इतना ले या इतना ले, वाटर का M 18 ग्राम ही होगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट की जगह पर मैं एक नया कांस्टेंट रिप्लेस कर देता हूं जिसे मैं बोलता हूं KB, बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट। बाद में बात करेंगे इसे क्या बोलते हैं। और इस फार्मूले को देखिए, WB अपॉन MB 1 अपॉन WA। यदि चाहूं ये पूरा फार्मूला किसके बराबर है? मोलेलिटी के। किसके बराबर है? मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है ना मोलेलिटी का फार्मूला भाई। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को देखा है बेटा। तो क्या मैं इसकी जगह पे मोलेलिटी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मोलेलिटी लिख। K भी एक कांस्टेंट है, यदि इस कांस्टेंट को रिमूव करूं तो इसकी जगह पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ला सकता हूं। और देखिए फाइनली मेरे पास रिलेशन क्या निकल गया है। इसलिए फाइनली ये हो गया कि भाई किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोलेलिटी क्या होती है बेटा? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल। और देखिए इसका मतलब है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किसके? सॉल्यूट के। तो हो गई ये भी एक कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी कारण तो बेटा ये हमारी सेकंड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। और मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी जो होता है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल होते हैं।
आप देखिए सॉरी, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने जो कांस्टेंट लिया है Kb, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और फाइनली इस तरह से हमें पता चलता है बेटा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन।